आसमान में चांद को देखकर कई तरीके के सवाल पैदा होते हैं। आखिर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट स्काई में बना कैसे? धरती से इसका क्या लेना देना है? क्या इसके बारे में समझ हमारी धरती की समझ को बेहतर करेगा? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने हमेशा से चांद को एक्सप्लोर किया और ऐसे ही एक एक्सप्लोरेशन की जानकारी अब हमें हाल ही में मिली और वो ये है कि हाल की स्टडी में ये पाया गया कि चांद हम जितना सोचते हैं उससे 40 मिलियन साल ज़्यादा पुराना है। साइंटिस्ट ने कलेक्ट की थी लूनर डस्ट। इस पूरी डस्ट को कलेक्ट किया गया था 1972 में और इसी डस्ट को हाल फिलहाल में स्टडी किया गया। अपोलो 17 जो 1972 में चांद पर जाकर वापस आया, उसने वापस लौटते वक्त चांद के कई सारे सैंपल्स कलेक्ट किए। उन सैंपल्स की स्टडी कॉन्टिन्यूअसली चलती रही और जो सैंपल्स वहां से लेकर आए गए थे, अब 40 साल बाद जब रिसर्चर्स ने उन्हें और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया तो हमें कुछ चौंकाने वाला और सरप्राइजिंग पता चला। जो मून सैंपल्स अपोलो 17 मिशन से 1972 में धरती पर लाए गए थे, आज 40 साल बाद उनकी क्या रिलेवेंस रह गई और उनकी स्टडी में हमें क्या जानने को मिला, इन सभी बातों को हम एक्सप्लोर करेंगे। आप देख रहे हैं PW ज्ञान कोश। यहां पर देखिए 1972 में अपोलो 17 मिशन जाता है जहां पर एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथ और यूजिन कार्नन ये चांद से 243 पाउंड लूनर डस्ट कलेक्ट करते हैं। इन रॉक सैंपल्स को लाया जाता है अर्थ के ऊपर। इनके ऊपर स्टडी तो काफी लंबे समय से होती ही रही है, लेकिन हाल ही में एनालाइज किया गया इन सैंपल्स में पाए जाने वाले जिरकॉन क्रिस्टल्स को, जो चांद के मोल्टन रॉक से बनाए गए थे या उस समय बने थे। इस डिस्कवरी से साइंटिस्ट को मून की एज या प्रिसाइज एज जानने में ज्यादा मदद मिली और ये जो एज हमें पता चली वो थोड़ी सी अलग है जो अभी तक हम परसीव करते थे या जानते थे। एक सवाल आता है कि आखिर मून बना कैसे? जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है मून के बनने की वो ये है कि मार्स जितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट कभी किसी समय धरती से आकर टकराया था और जब ये धरती से आकर टकराया तो एक मोल्टन रॉक या यूं कह सकते हैं मैग्मा जो धरती से कटकर अलग हुआ वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और ये जो मोल्टन रॉक्स या मैग्मा इस बहुत बड़े टकराव से धरती से अलग हुआ, ये आगे चल के धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा धरती के ग्रेविटेशन में आकर और उसके बाद सॉलिडिफाई होकर ये कन्वर्ट हो गया हमारे आज के मून में। ये जो डेब्रिस डिस्क तैयार हुई अल्टीमेटली ये मून में तब्दील हो गई। हालांकि ये घटना कब की है इसे डिटरमाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमें नहीं पता कि ये मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट धरती से कब टकराया और ये जो मैग्मा अलग हुआ उससे ये चांद कब बना। एक अंदाजा लगाया जाता रहा है आज तक, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा श्योरिटी कभी नहीं रही। एक नई स्टडी जो हाल ही में पब्लिश हुई एक जर्नल में, दैट इज जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव्स लेटर्स, अक्टूबर 2023 में ये जो स्टडी पब्लिश हुई, यहां पर यह कहा गया कि चांद जो हम पहले से सोचते आए हैं उससे ज्यादा पुराना है। मून की जो अप्रॉक्सीमेट एज अभी इवेल्युएट की जा रही है, दैट इज अराउंड, अभी तक जो हम जानते रहे थे दैट वाज 4.46 बिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन ये जो जानकारी हमारे पास है, ये जो हम पहले लूनर सैंपल्स लेकर आए थे उनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता चली थी। रेडियोमेट्रिक डेटिंग का मतलब होता है कि हर ऑब्जेक्ट में कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं और उनका डीके होता है, तो उनके डीके से हम पता करते हैं कि आखिर उनकी एज क्या है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग में हम जियोलॉजिकल मटेरियल्स को स्टडी करते हैं, उनमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से, जिसमें कुछ शॉर्ट लिव्ड होते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, जैसे कि कार्बन 14। इसका इस्तेमाल करके हम धरती पर भी चीज़ों की एज को जानने की कोशिश करते हैं, पास्ट की चीज़ों को। और कुछ लॉन्ग लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं जो डीके होने में बहुत समय लगाते हैं, दैट इज पोटेशियम 14 एंड आर्गन 40। तो इनकी मदद से एक्चुअली में हम बहुत पुराना जियोलॉजिकल स्केल में पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। तो इसी की मदद से हमें पता चला कि चांद की जो उम्र है वो 4.46 बिलियन ईयर्स ज़्यादा है, मतलब इतनी इसकी एज है। नाउ एक जो स्टडी अभी निकल के आई जिसे डॉक्टर फिलिप हेक, जिन्होंने जिरकॉन जो क्रिस्टल्स थे उनको एनालाइज किया लूनर सैंपल्स में से, ये 1972 में अपोलो 17 से लाए गए थे, उससे हमें कुछ और भी पता चला। जो जिरकॉन क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही पुराने और ड्यूरेबल होते हैं जो चट्टानों में और मिट्टी में मिले रहते हैं और यही कारण है कि इनके पुराने होने की मदद से हम पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा पुराना है। रिसर्चर्स को ये पता चला कि जो जिरकॉन क्रिस्टल्स लूनर सैंपल्स में हमें मिले हैं वो 4.46 बिलियन साल पुराने हैं और ये हमारी पुरानी समझ से 40 मिलियन साल ज़्यादा पुराना हुआ। अब इस बात को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज फिर हमारे सामने आ गई। ये जो नई स्टडी है
इसे एक्चुअली में हमने एटॉम प्रोब टोमोग्राफी की मदद से पता किया। एंड व्हाट इज दिस एटॉम प्रोब टोमोग्राफी? इसमें होता क्या है कि हम किसी भी पार्टिकुलर के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाते हैं और फिर उसकी एज को स्पेसिफाई करने का काम करते हैं। अब इसमें एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, देखिए, नैनो स्केल लुक लिया जाता है किसी भी क्रिस्टल का, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के केमिकल कॉम्पोजिशन को समझ सकें और ये पता कर सकें कि ये एटॉम्स कितने टाइम में डीके हुए। ज़िरकॉन क्रिस्टल्स में ये काम करना थोड़ा आसान है और इसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एज को पता कर सकते हैं। एटॉम प्रोब टोमोग्राफी, इसमें सबसे पहले हम करते क्या है कि सपोज करिए हमें एक क्रिस्टल मिल गया जो कि हमें चांद की मिट्टी में मिला। अब हम इस क्रिस्टल को शार्पन करना शुरू करेंगे। इस क्रिस्टल को बिल्कुल वैसे शार्पन करेंगे जैसे कि पेंसिल को आप नुकीला करते थे बचपन में लिखते वक्त। अभी जो पेंसिल की टिप हमें मिली यहाँ पर, बिल्कुल नुकीला हिस्सा, वो बिल्कुल शार्पेंड पेंसिल के ऊपर के हिस्से जैसा होगा। अब हम यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लेजर का इस्तेमाल करेंगे और उस पूरे जो बिल्कुल नुकीला वाला हिस्सा है वहां से हम एटॉम्स को इवेपोरेट करेंगे और जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारेंगे। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है कि जब आप यहां से एटॉम्स को इवेपोरेट करके इसके भीतर से गुजारते हैं, जब ये एटॉम्स इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से गुजरते हैं तो वो कितना तेजी से गुजर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो कितने भारी हैं और वो किस चीज से बनाए गए हैं। यही एक तरीका होता है जिसे हम फंडामेंटली कहते हैं एटॉम प्रोब टोमोग्राफी, और इससे हम किसी भी पार्टिकल के एज का पता लगा सकते हैं। अब एक बड़ा सा सवाल हमारे मन में और भी आना चाहिए कि इतना बवाल करने की जरूरत क्या है? चांद अपनी जगह है, धरती अपनी जगह है, आखिर हमें चांद को एक्सप्लोर करके क्या मिलेगा और धरती से उसका लिंक क्या है? हम इतना क्यों परेशान रहते हैं चांद को लेकर? क्यों इंडिया चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के चक्कर में पड़ा हुआ है? देखिए, चांद को स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम चांद के कॉम्पोजिशन को समझ पाएं तो हमें अर्थ की कॉम्पोजिशन को समझने में काफी मदद मिलती है। हमें समझ में आता है कि कैसे ये पूरा सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ, इंक्लूडिंग अर्थ। मून ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया अर्थ के इवोल्यूशन में। तो अगर हमें मून के बारे में जानकारी अच्छी होगी तो हम अर्थ को भी बेहतर समझ पाएंगे। मून की जो ग्रेविटी है वो ना केवल हमारे अर्थ के एक्सेस को स्टेबलाइज करने में मदद करती है, बल्कि अर्थ पर जो टाइड्स आती हैं उसमें भी मून के ग्रेविटेशन का एक बड़ा रोल होता है। मून हमारी अर्थ को बहुत ही प्रिसाइजली 23.5 डिग्री पर टिल्टेड बना के रखता है और इसका एक्सिस ही इस धरती पर रहने लायक जगह तैयार करता है। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ को कई सारे एस्ट्रॉइड से बचाती है जिन्हें वो अपने ऊपर ले लेता है और वो अर्थ की ग्रेविटी में आने ही नहीं पाते। इस तरीके से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को अर्ली फेज में क्रिएट करने में भी हेल्प कर चुका है, ऐसी भी मान्यता है। मून की जो प्रेजेंस है वो अर्थ पर लाइफ के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। शायद अगर मून ना बना होता तो धरती पर कभी लाइफ भी नहीं होती। ऐसे भी कई सारे हाइपोथेसिस हमारे सामने हैं। इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। नासा का यह भी मानना है कि मून पर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं वो इतनी ज्यादा वेल प्रिजर्व है, चूंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो चीजें जैसी बनी हैं वैसी ही हैं, जबकि धरती पर चीजें बदलती रहती हैं। तो अगर हम मून की वोल्केनिक एक्टिविटी को समझ पाएं तो हम ये भी समझ पाएंगे कि अर्थ पर जो वोल्केनिक प्रोसेस था वो कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि उसका इनिशियल फेज हमारे पास नहीं है, लेकिन मून का हमारे पास है क्योंकि वो इंटैक्ट है। तो मून को स्टडी करके एक्चुअली में हम अर्थ के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं एंड दैट इज द रीजन कि हम मून में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और उसे हर दिन एक्सप्लोर करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन मून के बारे में आपको ना केवल इंटरेस्टिंग लगा होगा बल्कि बेनिफिशियल भी लगा होगा। मिलेंगे ऐसे ही एक और सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।